राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चली हुई है उसके अंतर्गत हम अगली क्लास लेकर आपके सामने जो है वो प्रस्तुत हैं। हाँ बच्चों, कई बच्चों की डिमांड थी कि सर पेड कोर्स लाया जाए, पेड कोर्स लाया जाए। तो बच्चों थोड़ा सा धैर्य रखिए, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ बहुत जल्दी ही हम आपके लिए पेड कोर्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आज भी बता रहा हूं कि जल्दी ही, चाहे वो आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस हो, एचएससी हो, एचटेट हो, उन सब के लिए जल्दी जो है पेड कोर्स आपके लिए अनाउंस किया जाएगा। तो बच्चों चलिए करते हैं करंट अफेयर। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष राष्ट्रपति अवार्ड के लिए, इस वर्ष राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नामित राज्य के इकलौते अध्यापक मनोज कुमार राज्य के किस जिले से हैं? कहता है इस वर्ष जो राष्ट्रपति अवार्ड जिनको मिलना है वो है मनोज कुमार, और मनोज कुमार इस वर्ष जो है इकलौते जो अध्यापक हैं जिनको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो वो राज्य के किस जिले से हैं? तो बच्चों मनोज कुमार लाकड़ा जो है वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट से हैं। कहां से हैं? झज्जर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं बच्चों, झज्जर के छुड़ानी गांव से। कहां से? झज्जर के छुड़ानी गांव से संबंध रखते हैं बच्चों। तो बच्चों यहां मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछने जा रहा हूं। छुड़ानी गांव से एक प्रसिद्ध संत संबंधित है, उन संत का नाम बताइए। तो बच्चों कमेंट करके नाम बताइए कि झज्जर के छुड़ानी गांव से किस प्रसिद्ध संत का संबंध है। ठीक है, तो बच्चों देखिए इनसे रिलेटेड कि मनोज कुमार झज्जर के छुड़ानी गांव से संबंध रखते हैं। वर्तमान में ये गुरुग्राम के बजगेड़ा राजकीय विद्यालय के मुख्य अध्यापक हैं। ठीक है, 2013 में मतलब किस उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति अवार्ड जो उससे सम्मानित किया जाएगा, तो वो 2013 में जो मिड डे मील है, मिड डे मील, उसमें मददगार एक ऐप इन्होंने बनाया था। पहले जो है बच्चों टीचर्स को मिड डे मील का जो हिसाब किताब रखने के लिए बहुत ज्यादा सिर खपाना पड़ता था, लेकिन इस ऐप के माध्यम से बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। ठीक है, तो ये ऐप उन्होंने बनाया था 2013 में, मिड डे मील में जो मददगार है, हेल्पफुल है। एक वर्ष बाद ये ऐप सरकार द्वारा बनाया गया और आज ये पूरे प्रदेश में लागू है ये ऐप। तो ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके कारण जो है इनको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और 2001 में हिंदी अध्यापक के रूप में जो है इन्होंने शिक्षा विभाग में ज्वाइन किया था। तो कहां से बच्चों? ये झज्जर के छुड़ानी गांव से संबंध रखते हैं। तो अभी मैंने आपको से पूछा था कि किस संत का संबंध है झज्जर के छुड़ानी गांव से, तो मैंने कहा था बच्चों आप कमेंट करके बताइए। तो बताइए किस संत का संबंध है छुड़ानी गांव से? तो बच्चों संत गरीबदास। किसका संबंध है? संत गरीबदास का। ठीक है, संत गरीबदास जो है वो 1717 में कहां जन्मे थे? झज्जर के छुड़ानी गांव में। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एचएससी में आता है और इनकी प्रमुख रचनाएं जो है हिंजरबोध, इसके अलावा बीजक के अलावा रतन सागर, ये इनकी प्रमुख जो हैं वो रचनाएं हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एचएससी पूछती है। इसके अलावा इनके जो सुपुत्र हैं संत जैतराम, वो भी कहां से संबंध रखते हैं? यहीं से छुड़ानी गांव से संबंध रखते हैं। तो उनकी जो बाणियां हैं वो काफी प्रसिद्ध हैं। बाणियां, जैतराम की बाणियां मतलब वाणियां। ठीक है, ठेठ हरियाणवी में लिखी हुई बच्चों ये। तो झज्जर को आप जानते हो शहीदों का शहर कहा जाता है। सुराही के लिए, सुराही यानी कि झज्जरी के लिए भी प्रसिद्ध है झज्जर। ठीक है, तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा गौ सेवा आयोग, हरियाणा गौ सेवा आयोग के नवनियुक्त चेयरमैन कौन है? तो बच्चों ये हैं श्रवण कुमार गर्ग। कौन है? श्रवण कुमार गर्ग।
ठीक है, इन्होंने बच्चों भानीराम मंगला का जो है वो स्थान लिया है। इनसे पहले कौन थे? भानीराम मंगला थे। अभी अगस्त में 2020 में श्रवण कुमार गर्ग को जो है वो हरियाणा गौ सेवा आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और ओम प्रकाश धनखड़, ये आप जानते हैं बच्चों, वर्तमान में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन है? ओम प्रकाश धनखड़ है बच्चों। तो नवनियुक्त चेयरमैन श्री श्रवण कुमार गर्ग हैं। पूर्व चेयरमैन भानीराम मंगला हैं। भाजपा के वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ हैं। और गौ सेवा आयोग जो है गौवंश संरक्षण और गौ संवर्धन विधेयक से जुड़े बिल की कार्य क्षमता को भी नियंत्रित और संरक्षित करता है। बच्चों ये एक आयोग है, गौ सेवा आयोग, ये सरकार का आयोग है जो कि 2010 में जिसका गठन किया गया था। गौ सेवा आयोग जो है वो सरकार का एक आयोग है जिसका गठन 2010 में किया गया था। और बच्चों इसमें एक अध्यक्ष और 12 गैर सरकारी जो सदस्य हैं वो इसके अंदर होते हैं, ठीक है। और जो हरियाणा गौ सेवा आयोग है ये एकमात्र ऐसा आयोग है जो गाय के गोबर और जो गौमूत्र है उस पे शोध कार्य करने के लिए, उस पे रिसर्च करने के लिए विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी जो है वो बना रहा है। गौ सेवा आयोग एकमात्र ऐसा आयोग है जो गौमूत्र और गाय का जो गोबर उस पर रिसर्च करने के लिए क्या बना रहा है? यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय जो है वो बना रहा है। और गौ संरक्षण और गौ संवर्धन विधेयक, अगर इसकी हम बात करें तो इससे जुड़ा जो बिल है वो 2015 में पारित हुआ था, 2015 में पारित किया था, जिसके अनुसार गोवध करने वाले को 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक कारावास की सजा हो सकती है। गोवध करने पर 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की जो कारावास की सजा हो सकती है। इसके अलावा बच्चों 30,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। जुर्माना न देने पर 1 वर्ष की जो एक्स्ट्रा जो इसको जेल हो सकती है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में सरस्वती तीर्थ के प्राचीन पुल को हेरिटेज लुक दिया जाएगा। यह सरस्वती तीर्थ कहां स्थित है? तो बच्चों हाल ही में सरस्वती तीर्थ के प्राचीन पुल को हेरिटेज लुक जो है वो दिया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ रुपए की राशि जो मंजूर हुई है। तो यह सरस्वती तीर्थ जो है कहां है? तो बच्चों कहां पे है ये, किस शहर में है ये सरस्वती तीर्थ? तो बच्चों ये है पेहुआ में। कहां है? पेहुआ में, ठीक है। पेहुआ जिसका प्राचीन नाम था पृथुदक। बच्चों पृथु प्लस उदक दीर्घ संधि है। उदक होता है जल। उदक क्या होता है? जल। पेहुआ में सरस्वती तीर्थ जो है पृथुदक, पृथु प्लस उदक, उदक होता जल। पृथु एक राजा का नाम था। तो इस राजा पृथु ने अपने पिता वेशु का तर्पण यहां किया था। अपने पिता वेशु का जो तर्पण है वो यहां पे किया था। तर्पण लगाओ, पिंडदान लगाओ, वो कहां किया था? पेहुआ में। जिसके कारण ये पृथु का उदक, पृथु का जल पृथुदक कहलाया और जो कालांतर में बिगड़ता बिगड़ता पेहुआ बन गया, ठीक है। और पेहुआ जो है बच्चों इसके बारे में आप जानते हो, ये हरियाणा का गया कहलाता है। हरियाणा का गया। क्यों कहते हैं बच्चों इसको हरियाणा का गया? क्योंकि गया एक स्थान है। कहां है? बिहार में, ठीक है। गया एक स्थान है बिहार में जहां पर क्या किया जाता है? पिंडदान वगैरह किया जाता है अपने मृतकों का। तो कहते हैं इसको हमारे हरियाणा में पेहुआ को वही महत्व प्राप्त है जो कि गया को प्राप्त है। जो देश की अगर हम बात करें, गया का जो महत्व, उसकी जो इंपॉर्टेंस है पिंडदान आदि के लिए, उन रस्मों के लिए, वही हरियाणा में किसका महत्व, किसकी इंपॉर्टेंस है? पेहुआ की। तो इसलिए इसकी उससे तुलना की गई। तो हरियाणा का गया कौन कहलाता है? पेहुआ। और हरियाणा का अगर लघु हरिद्वार की बात करें, लघु हरिद्वार,
तो बच्चों लघु हरिद्वार जो है वो है पांडु पिंडारा। लघु हरिद्वार कौन सा है? पांडु पिंडारा। ठीक है, इसके बारे में आप जानते हो पांडु पिंडारा के बारे में कि यहां पर पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद अपने पूर्वजों का पिंडदान कहां किया था? पिंडारा में, इसलिए पांडु पिंडारा कहलाया। ठीक है, और इसके लिए उन्हें 12 वर्ष की तक जो है सोमावती अमावस्या की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। हमारे यहां लोकगीत वगैरह आपने सुने होंगे बच्चों, उनमें भी जो हमारे जो दादी हैं, ताई हैं, चाची हैं, माताएं हैं, वो बहुत बार इस तरह के लोकगीत इनसे जुड़े हुए गाती हैं कि हे सोमाती मोस कुलजुग में हांडे रोज, कारू मरगे पांडु मरगे उन निपाई सोमाती मोस। तो उनको 12 वर्ष सोमाती अमावस्या की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। तो इसको कहते हैं लघु हरिद्वार, पांडु पिंडारा को। ठीक है बच्चों, पेवा जो प्राचीन समय में बच्चों किसके लिए प्रसिद्ध था? आपको पता, घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अब देखिए बच्चों, इस पे जो सरस्वती तीर्थ का प्राचीन पुल को हेरिटेज लुक दिया जाएगा, इस पे खर्च होंगे 1 करोड़ रुपए और इस पर लाल पत्थर लगाए जाएंगे। कौन सा पत्थर लगाया जाएगा? लाल पत्थर लगाया जाएगा। और बात करें आदि बद्री की, तो आदि बद्री में क्या है? सरस्वती नदी शोध संस्थान। सरस्वती नदी शोध संस्थान कहां स्थित है? आदि बद्री यमुनानगर में। आदि बद्री यमुनानगर में। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय तीर्थ स्थल जो है कहां विकसित किया जा रहा है? मुगलावली यमुनानगर में। बच्चों मुगलावली ये वो स्थान है जहां खुदाई के दौरान सबसे पहले सरस्वती नदी की धारा मिली थी। जो प्राचीन हमारी सरस्वती नदी है, जिसका कि हमारे वेदों में बहुत ज्यादा महत्व, बहुत ज्यादा गुणगान किया हुआ है, उसकी जो धारा है अब खुदाई के दौरान कहां मिली थी? मुगलावली में। इसके अलावा बच्चों सरस्वती हेरिटेज या धरोहर विकास बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड जो है, इसकी स्थापना की गई है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है बच्चों? कमेंट करके बताना कि सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड या सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन होते हैं बच्चों? तो बच्चों इसके अध्यक्ष होते हैं माननीय मुख्यमंत्री, सीएम। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है श्री मनोहर लाल। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, अगला देखिए। प्रदेश सरकार ने हरियाणा में जेलों के नाम किन के नाम पर रखने का फैसला किया है? जेलों के नाम किन के नाम पर रखने का फैसला किया है? तो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे, शहीदों के नाम पे, नेताओं के नाम पे या मुख्यमंत्रियों के नाम पे? तो बच्चों यह किया है स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे। किसके नाम पे? स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे जो है प्रदेश सरकार ने हरियाणा में जो जेल हैं उनके नाम रखने का फैसला लिया है। बच्चों देखिए, जिले की सभी जेलों के नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, जिला कारावास जो बाहर लिखा होता था गेट पर, जिला कारावास, उसकी जगह सुधार गृह लिखा जाएगा। ठीक है, पहली बात, ये जो जेल है हरियाणा में, उनके जो नाम है स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे रखे जाएंगे। दूसरी बात, जो बाहर लिखा होता है उन पे जो बोर्ड लगा होता है जिला कारावास, उसकी जगह सुधार गृह लिखा जाएगा। इसके अलावा जेल के भीतर जैसे ही प्रवेश करोगे तो ड्योढ़ी पर प्रेरणादायक नारे भी लिखे जाएंगे। और इनमें प्रमुख नारा क्या लिखा होगा? अच्छे बनो और घर जाओ। क्या होगा? अच्छे बनो और घर जाओ। बच्चों ये क्यों पहल की है सरकार ने? ये इसलिए पहल की है ताकि एक ऐसा माहौल क्रिएट हो कैदियों के लिए कि मानसिक तौर पे इस तरह सुदृढ़ हो जाएं, मानसिक तौर पे जो है इतना बदलाव आ जाए कि जब वो समाज के बीच आए तो सहज महसूस कर सके। तो उसके लिए जेलों के नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे रखने का फैसला लिया गया। जिला कारावास को जो की जगह क्या लिखा जाएगा? सुधार गृह। और उसके अंदर प्रवेश करते ही जो दीवारों पर वो प्रेरणादायक नारे लिखे जाएंगे, उन्हें प्रमुख नारा होगा अच्छे बनो, मतलब अपने आप में सुधार करो और घर जाओ। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी शहर में बनी हाईटेक जेल और आंध्र प्रदेश
कर्नाटक और महाराष्ट्र की जेलों के कैदियों के लिए मिल रही सुविधाओं का अध्ययन करने का भी निर्णय लिया, ताकि वैसी सुविधाएं हमारे कैदियों को दी जा सके, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत की जेल हो, चाहे आंध्र प्रदेश की हो, महाराष्ट्र की हो, कर्नाटक की हो। उन जेलों में जो कैदियों को सुविधाएं दी जा रही हैं उन पे भी स्टडी की जा रही है, ताकि वैसी सुविधाएं हरियाणा में भी कैदियों को दी जा सके। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हरियाणा सरकार के द्वारा सुपर 100 कार्यक्रम में बेटियों को फ्री कोचिंग में कितने प्रतिशत आरक्षण का फैसला लिया गया है। बच्चों सुपर 100 कार्यक्रम, इसके बारे में जो है हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा था कि हरियाणा सरकार जो है 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले जो 10वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए एक सुपर 100 कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाएगी। मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए बच्चे जो है तैयार किए जाएंगे, शिक्षा खर्च भी सरकार उठाएगी। ठीक है, 14,500 विद्यार्थियों ने जो है मेरिट प्राप्त की 10वीं में, उनमें से 750 यानी कि 750 छात्रों को उनमें से जो है वो लिया गया है इस सुपर 100 कार्यक्रम के लिए। तो इसमें जो बेटियां हैं उनके लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कितना? 50% आरक्षण का। और कोविड-19 के कारण ये जो कोचिंग है ये ऑनलाइन ही दी जाएगी, और पंचकुला और रेवाड़ी में कोचिंग दी जाएगी, पंचकुला और रेवाड़ी में। और जब कोविड-19 का असर कम हो जाएगा, जब क्लासें रेगुलर लगने लग जाएंगी, तो हॉस्टल की सुविधा उनको जो है वो भी दी जाएगी। सुपर 100 में बेटियों को 50% आरक्षण निर्धारित। अब की बार कोविड-19 की वजह से फिलहाल कोचिंग ऑनलाइन ही की जाएगी, और यह कहां? पंचकुला और रेवाड़ी में। स्थितियां सामान्य होने पर हॉस्टल की सुविधा भी दिलाई जाएगी। अब की बार 10वीं कक्षा में 14,500 विद्यार्थियों ने मेरिट हासिल की है, और इनमें से सुपर 100 में 750 विद्यार्थियों को जो शामिल किया गया है, और उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट होगा। उस एंट्रेंस टेस्ट में जो बच्चा अच्छी परफॉर्म करेगा, ठीक है, अच्छी परफॉर्म करने वाले बच्चे को जो है वो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये सुविधाएं मिलेंगी, और बेटियों को इसमें 50% जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि बेटियों को 50% आरक्षण दिया जाए। तो बच्चों बात करें हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की, तो कहां स्थित है आप सभी को पता है, भिवानी में स्थित है। पहले कहां था? चंडीगढ़ में था। ठीक है, चंडीगढ़ से भिवानी स्थानांतरित किया गया था। तो उसके जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, वो कौन हैं बताना जरा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? कमेंट करके बताइए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस गांव में स्वतंत्रता दिवस पर आजादी के बाद तीसरी बार तिरंगा फहराया गया? सिर्फ तीसरी बार बच्चों। देखो हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में। आज कौन सी सन है? आज 2020 है। ठीक है, तो बच्चों इतने सालों के बावजूद वहां पे सिर्फ तीसरी बार ही ध्वजारोहण किया गया है। क्या किया गया है? ध्वजारोहण। बच्चों एक झंडा फहराना और एक ध्वजारोहण, मतलब ध्वज फहराना और ध्वजारोहण, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक बार मेरे को कमेंट करके सिर्फ यह बताओ कि ध्वजारोहण कब किया जाता है और ध्वज फहराया कब जाता है। ध्वजारोहण कब किया जाता है और ध्वज फहराया कब जाता है? क्या डिफरेंस है दोनों में? ध्वजारोहण में और ध्वज फहराने में क्या डिफरेंस है? बताओ शाबाश। तो देखो बच्चों, ध्वजारोहण कब किया जाता है ये बताइए। ध्वजारोहण कब किया जाता है? जो हमारा 15 अगस्त है, 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है उस पे ध्वजारोहण होता है। और ध्वज फहराया कब जाता है? जो 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है उस पे ध्वज फहराया जाता है। बच्चों ध्वजारोहण, तो इनको ना
रट्या मत करो, इनको समझा करो। ध्वज प्लस आरोहण, ध्वज प्लस आरोहण। आरोही क्रम क्या होता है? चढ़ते क्रम होता है ना, चढ़ते, बढ़ते क्रम, चढ़ते क्रम, ठीक है। तो ध्वज आरोहण, तो इसमें 15 अगस्त को क्या होता है कि पहले झंडा जो ऊपर चढ़ाया जाता है, यूं ध्वज आरोहण। ध्वज का क्या होता है? आरोहण, झंडा जो नीचे से ऊपर चढ़ाया जाता है और उसके बाद वो फहराया जाता है, वो ध्वजारोहण होता है। और जो गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी को ध्वज फहराया जाता है, झंडा फहराया जाता है, उसमें झंडा ऊपर बंधा होता है ऑलरेडी और उसको फहराया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है बच्चों, ध्यान रखना। तो 15 अगस्त पे ध्वजारोहण होता है, ध्वज पहले नीचे से ऊपर आरोहण किया जाता है, चढ़ाया जाता है और फिर उसको फहराया जाता है। और जो 26 जनवरी पे जैसा हम देखते हैं, वो झंडा फहराना कहते हैं, ध्वज फहराना, वो पहले से ऊपर बंधा होता है और उसको खोलकर फहराया जाता है, ठीक है। तो ये बात करें हम हरियाणा के किस गांव में स्वतंत्रता दिवस पर आजादी के बाद तीसरी बार तिरंगा फहराएगा, तो ये गांव है रोहनाथ। कौन सा गांव बच्चों? रोहनाथ जो गांव है ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, रोहनाथ। यहां तीसरी बार ध्वज जो है वो फहराया गया है। क्यों? क्योंकि बच्चों आजादी में बड़ा अच्छा योगदान था इस गांव का, ठीक है। बहुत ज्यादा इन्होंने बलिदान दिया, इनका सब कुछ हड़प लिया अंग्रेजों ने, ठीक है। और हांसी में जो लाल सड़क है, कहते वो इन्हीं के खून से लाल हुई थी, इसीलिए उसको लाल सड़क कहते हैं, क्योंकि वहां जो इनको लेटाकर जो है ऊपर से जो रोड रोलर है, बुलडोजर है, वो फहरा दिया गया था। तो दरअसल क्या था कि अंग्रेजों की इतनी खिलाफत इन लोगों ने की थी कि अंग्रेजों ने इनका सब कुछ बेच दिया था, जमीन जायदाद सब कुछ तहस नहस कर दिया था। तो जब भारत आजाद हुआ तो उसके बावजूद भी आज तक इन लोगों के मन में वही टिस थी, ये अपने आप को एक किस्म से उस घटना से उबार नहीं पाए थे, अपने आप को आजाद नहीं मानते थे। तो अब हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के प्रयासों से जो है यहां ध्वजारोहण होना शुरू हुआ है। तो देखिए उसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। 1857 की क्रांति के शहीद बीरदास बैरागी के वंशज वयोवृद्ध 81 वर्षीय आत्माराम को ध्वजारोहण का अवसर मिला। ये इस बार की बात हो रही है, जो तीसरा ध्वजारोहण हुआ, तीसरी बार जो तिरंगा फहराया गया, वो 21 वर्षीय श्री आत्माराम ने फहराया था। ये 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे, बीरदास जो बैरागी है उनके वंशज हैं। अब हम बात करते हैं, रोहनाथ पहला ऐसा गांव है जिसमें देश आजाद होने के बाद भी ध्वजारोहण नहीं किया गया। सबसे पहले 23 मार्च 2018 को, 23 मार्च 2018 को शहीदी दिवस है बच्चों हमारा। आप ये बताओ हरियाणा का शहीदी दिवस कब होता है? हरियाणा का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा का शहीदी दिवस होता है बच्चों 23 सितंबर का। जो राव तुलाराम, जो 1857 की क्रांति के प्रमुख नेताओं में से एक थे राव तुलाराम, उनका शहीदी दिवस, उनका बलिदान दिवस को जो है हरियाणा शहीदी दिवस के रूप में मनाता है। और हमारा जो राष्ट्रीय शहीदी दिवस है वो 23 मार्च 2018 को है। इस पर हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने और गांव के बुजुर्ग तालाराम नंबरदार, कौन थे? तालाराम नंबरदार, इन्होंने ध्वजारोहण किया था पहली बार 23 मार्च 2018 को, ठीक है। दूसरी बार अगर हम बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के प्रयासों से 23 मार्च 2018 को पहली बार जो है वो ध्वजारोहण किया गया था। फिर 15 अगस्त 2018 को गांव की सरपंच रीनू और गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बेटी ने ध्वजारोहण किया। तो बच्चों एक योजना है सरकार की जिसके तहत गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बेटी जो है वो ध्वजारोहण करती है। उस योजना का नाम बताइए, क्या है वो योजना? उस योजना का नाम बताइए, क्या है वो योजना? बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। कब शुरू हुई थी ये? 2015 को शुरू की थी, 4 अगस्त 2015 को घोषणा हुई थी इसकी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उसको बढ़ावा देने के लिए
2015 में 4 अगस्त 2015 को बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम जो है वो योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की थी, जिसके तहत गांव की सबसे पढ़ी लिखी जो बेटी है वो ध्वजारोहण करेगी। इसके बाद 26 जनवरी 2019 को झंडा फहराया गया और 15 अगस्त 2019 को ध्वजारोहण हुआ। फिर 26 जनवरी 2020 को झंडा फहराया गया और 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे ध्वजारोहण का अवसर मिला। ठीक है, तो बच्चों देखो, अब ये मत सोचना ये तो कई बार हो गया, हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस पर। तो स्वतंत्रता दिवस पे 3 ही बार हुआ। स्वतंत्रता दिवस पे पहली बार हुआ 15 अगस्त 2018 को, वैसे तो इन्होंने दूसरी बार, क्योंकि पहले 23 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, उसके बाद ये इनका पहली बार था 15 अगस्त पे 2018, 2019 में दूसरी बार, अब 2020 में तीसरी बार। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा बच्चों, बात करें हम धेरडू गांव की। देखो ये गांव भी 5 स्टार गांव है। 5 स्टार गांव है बच्चों धेरडू। कहां है? कैथल में। कैथल में धेरडू गांव। तो ये जो धेरडू गांव है इसको मिनी इटली कहा जाता है। मिनी इटली, मिनी जर्मनी भी कह देते हैं। मिनी इटली, मिनी जर्मनी भी। 5 स्टार गांव है बच्चों। बहुत ज्यादा जो है फैसिलिटीज है इस गांव में। लगभग 2000 के करीब आबादी है, उसमें से लगभग 300 जो युवा है वो बाहर जो विदेशों में नौकरी करते हैं। सबसे ज्यादा वो इटली में है और जर्मनी में इनकी संख्या काफी, इसलिए इसको मिनी इटली या मिनी जर्मनी कहा जाता है। बहुत ज्यादा सुविधाओं वाला ये गांव है, 5 स्टार रेटिंग गांव है। सिवान गांव की बात करें, ये कैथल में बच्चों सिवान, इसे गुरुद्वारों का गांव कहते हैं। गुरुद्वारों का या आधुनिक मंदिरों का गांव। गुरुद्वारों का गांव या आधुनिक मंदिरों का गांव कौन सा है बच्चों? सिवान गांव। और गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं? कैथल को। या ये ध्यान रखना, गुरुद्वारों का शहर कौन सा है? कैथल। और सबसे ज्यादा गुरुद्वारे किस जिले में हैं? सबसे ज्यादा गुरुद्वारे किस जिले में बच्चों? बताना जरा कमेंट करके, सबसे ज्यादा गुरुद्वारे किस जिले में हैं? गुरुद्वारों का शहर कैथल, गुरुद्वारों का गांव सिवान, या आधुनिक मंदिरों का गांव सिवान। ठीक है बच्चों, मंदिरों का गांव एक और भी है, वो भी कमेंट करके बताना किसे कहते हैं। मैंने यहां कहा है आधुनिक मंदिरों का गांव सिवान। ठीक है। अलकपुरा, अलकपुरा को बच्चों मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है। अलकपुरा को क्या कहते हैं? मिनी ब्राजील। क्यों कहा जाता है बच्चों मिनी ब्राजील? क्योंकि एक बात बताइए, ब्राजील जो फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है? ब्राजील। ठीक है। और बच्चों ये जो शहर है, सॉरी ये जो गांव है अलकपुरा, ये भी फुटबॉल के खिलाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ज्यादा फुटबॉल के खिलाड़ी यहां से निकलते हैं। कहते हैं अंडर 14, अंडर 19 या सीनियर वर्ग कोई ऐसी टीम नहीं जिसमें इसके खिलाड़ी ना खेलते हों। तो अलकपुरा को मिनी ब्राजील कहते हैं। कहां है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। भिवानी डिस्ट्रिक्ट जिसे बॉक्सिंग का पावर हाउस कहते हैं, जिसे लिटिल क्यूबा कहते हैं। लिटिल क्यूबा क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि सबसे ज्यादा बॉक्सर कहां से आते थे? क्यूबा से। और हमारे देश में सबसे ज्यादा बॉक्सर कहां से निकलते? भिवानी से। तो लिटिल क्यूबा कहा जाता है। या इसको छोटी काशी कहते हैं। छोटी काशी क्यों? मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी कहलाती है भिवानी। ठीक है। तो भिवानी का गांव है कौन सा? अलकपुरा, मिनी ब्राजील के नाम से प्रसिद्ध है। धेरडू गांव कैथल का मिनी इटली या मिनी जर्मनी कहलाता है। सिवान आधुनिक मंदिरों गांव या गुरुद्वारों का जो है वो गांव कहलाता है। गुरुद्वारों का गांव कहलाता है। गुरुद्वारों का शहर कैथल है बच्चों। और सबसे अधिक गुरुद्वारे किस जिले में है? तो अंबाला में। किस में है? अंबाला में। और अलकपुरा मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा पुरस्कार हरियाणा में पहली बार दिया जाएगा? इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो हरियाणा में पहली बार दिया जाएगा? तो बच्चों ये है गृह मंत्री पुरस्कार। कौन सा? गृह मंत्री पुरस्कार जो हरियाणा में पहली बार दिया जाएगा। 40,000 पुलिस कर्मियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। प्रदेश में पहली बार लगभग 40,000 पुलिस कर्मियों को गृह मंत्री डिस्क पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ठीक है। इसमें कोई नगद राशि नहीं होगी बच्चों। इस पुरस्कार में कोई जो है नगद राशि नहीं दी जाएगी, लेकिन ACR
ACR समझते हो, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में शामिल होगा। मतलब इसके आधार पे प्रमोशन लिया जा सकता है, प्रमोशन में सहायक होगा ये। इसके अलावा अपनी वर्दी पे लगा सकता है, पुलिसकर्मी इसको अपनी वर्दी पे लगा सकता है, प्रमोशन में सहायक होगा। कोई नगद राशि नहीं, लेकिन ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में शामिल होगा। और हमारे गृह मंत्री आप जानते हो श्री अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री भी कौन है, श्री अनिल विज। तो कोरोना काल का जो शुरुआती समय है उसमें इसकी घोषणा कर दी थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोरोना काल में पुलिस कर्मियों ने बहुत जबरदस्त काम किया था, हालांकि स्वास्थ्य कर्मियों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो उसके शुरुआती दौर में ही ये पुरस्कार जो है ये पहली बार दिया जाएगा, इसकी घोषणा हमारे जो गृह मंत्री अनिल विज उन्होंने कर दी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों मुख्यमंत्री पुरस्कार की बात करता हूं, तो राज्य श्रम एवं कल्याण बोर्ड द्वारा एक मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार दिया जाता है। किसके लिए? श्रेष्ठ श्रमिकों को, जो श्रमिक है ना उनको, कर्मठ श्रमिकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। उद्योग पुरस्कार है ये। मुख्यमंत्री जो रत्न पुरस्कार है वो जो कर्मठ, जो मेहनती श्रमिक हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए दिया जाता है बच्चों, और ये राज्य स्तर पे दिया जाता है बच्चों। इसके अलावा 2 मुख्यमंत्री भूषण पुरस्कार दिए जाते हैं। ये 50-50 हजार रुपए के होते हैं, और ये दोनों के दोनों जो हैं ये स्टेट लेवल के पुरस्कार हैं उद्योगों के कर्मठ श्रमिकों के लिए। इसके अलावा बच्चों ये गलत है, मुख्यमंत्री श्रमवीर पुरस्कार ये जिला स्तर पर दिए जाते हैं। ये 25-25 हजार रुपए के पुरस्कार होते हैं। और मुख्यमंत्री श्रम देवी पुरस्कार ये 20 हजार रुपए का जो है पुरस्कार होता है। तो ये सारे के सारे उद्योगों के लिए, श्रमिकों के लिए उद्योग पुरस्कार हैं बच्चों, उद्योगों से रिलेटेड पुरस्कार है। इसके बाद अगर हम बात करें कृषि पुरस्कार की, तो कृषि पुरस्कार हमारा है जननायक देवीलाल पुरस्कार। जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार जो है वो हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार है, जिसके अंतर्गत राज्य में सबसे ज्यादा जो उत्पादन करने वाला किसान है उसको 1 लाख रुपए की राशि जो है पुरस्कार के रूप में दी जाती है। 1 लाख रुपए की राशि पुरस्कार में दी जाती है। यह स्टेट लेवल का पुरस्कार है बच्चों। किसका है? स्टेट जो लेवल का पुरस्कार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में 2014 से 2020 के बीच कुल कितनी मुख्यमंत्री योजनाओं की घोषणा हुई? तो कुल कितनी मुख्यमंत्री योजनाएं जो घोषित हुई थी, तो बच्चों ये हुई थी 8133 योजनाएं। देखिए कुल घोषणाएं हुई 8133, इनमें से पूरी हुई, ये पूरी हुई बच्चों कितनी? 4398 योजनाएं जो हैं वो पूरी हो गई। और इसमें से प्रगति पे हैं 2388 योजनाएं फिलहाल जो है चल रही हैं। लंबित पड़ी योजनाएं जिन पर काम नहीं हो रहा, जो रुकी हुई हैं 1032। और अविवृत घोषणाएं 315 घोषणाएं ऐसी थी जो अविवृत थी। बच्चों विवृत होता है जिसको व्यवहार में लाया जा सके। और आप जानते हो अगर शुरू में उपसर्ग के रूप में आ जाए तो नेगेटिव देता है, ठीक है। अगर शुरू में आ जाता उपसर्ग के रूप में तो नेगेटिव देता। अविवृत जो व्यवहार में न लाई जा सके, मतलब ऐसी घोषणाएं थी 315 जिनका कोई औचित्य नहीं था। और स्वास्थ्य विभाग ने जितनी घोषणाएं की थी उनमें से 77.7% घोषणाएं पूरी हो गई हैं। कृषि एवं कल्याण विभाग की जितनी घोषणाएं हुई थी उनमें से 95% पूरी हो चुकी हैं। और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 93% घोषणाएं जो है वो पूरी हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है पिछले 7 महीनों के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला लिंगानुपात में पहले स्थान पर है? पिछले 7 महीनों के अगर आंकड़े हम देखें तो हरियाणा का कौन सा जिला लिंगानुपात में पहले स्थान पर है? तो वो रहा बच्चों पिंक सिटी यानी कि फतेहाबाद। तो देखिए बच्चे उनके आंकड़े जो हैं, वर्ष 2019 में जन्म दर का अनुपात 923 था, मतलब प्रति 1000 बच्चों पे जो है 923 जो बालिकाएं पैदा हुई थी, जो अब घटकर 914 पर पहुंच गया। हालांकि पिछले 5 साल में हरियाणा का लिंगानुपात जो है वो लगातार अच्छे
प्रोग्रेस पे था, बढ़ रहा था, लेकिन अब वर्तमान में घटा है, 923 से 914 पे आया है। इसमें फतेहाबाद जिला जो है वो सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात उसमें दर्ज किया गया 948, यानी कि 1000 बालकों पर 948 बालिकाएं जन्म लिया है। तो इसमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में अगर हम बात करें झज्जर, बच्चों अक्टूबर 2019 में लिंगानुपात झज्जर में 908 था, और 31 जुलाई 2020 को अगर हम बात करें तो 833 है, इतनी गिरावट आई है। दूसरा जो सबसे बुरा प्रदर्शन करनाल का रहा, और तीसरा सबसे बुरा प्रदर्शन जो पंचकुला का रहा। अगर हम श्रेष्ठ लिंगानुपात की बात करें, 5 जिले जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे पहले फतेहाबाद, अक्टूबर 2019 में 924 लिंगानुपात था, और 31 जुलाई 2020 को 948 हो गया बढ़कर। दूसरे नंबर पर रहा कैथल, 905 से बढ़कर 942। तीसरे पर सोनीपत जिसका लिंगानुपात 940 है, 912 से 940। चौथे पे पानीपत, ये हालांकि घटा है, 936 था अक्टूबर 2019 में, और अब 934 पे है। और फिर नूह जिसका प्राचीन नाम था मेवात, वो उसका लिंगानुपात 933 है बच्चों। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा आंकड़े जो है वो पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किसने यूएवी, बच्चों यूएवी के क्षेत्र में काम करने के उद्देश्य से नैसकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुरुग्राम के साथ समझौता किया है? तो बच्चों किसने किया? यह किया है बीईएमएल ने, बीईएमएल ने। तो देखिए बच्चों इससे संबंधित जानकारी, सबसे पहले नेस्कॉम, नेस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, नेस्कॉम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को नई दिल्ली में हुई थी बच्चों, और इसका एक्सीलेंट सेंटर गुरुग्राम के उद्योग विहार में स्थित है। गुरुग्राम के उद्योग विहार में जो है वो इसका एक्सीलेंट सेंटर जो वो स्थापित किया गया है। यहां पे प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप्स के विकास को बेहतर माहौल दिया जा रहा है। इसी कारण जो है गुरुग्राम में जो इन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यूएवी, अगर हम यूएवी की बात करें तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिसको आप ड्रोन भी कह सकते हो, इस क्षेत्र में काम करने के उद्देश्य से नेस्कॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुरुग्राम के साथ जो है वो समझौता हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज के करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़े, हरियाणा करंट अफेयर के। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और जल्दी हम आपके लिए पेड कोर्स लेके आ रहे हैं। बच्चे बार बार ये डिमांड कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा सा धैर्य रखिए। बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आपके समक्ष हम जो है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, एचएससी हो, एस्टेट हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, सबके धीरे धीरे कोर्स जो है लॉन्च करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।